हेलो एवरीवन। आज के इस लेक्चर में हमने फाइनेंशियल लायबिलिटी एट फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल की मेजरमेंट के हवाले से एक प्रैक्टिस क्वेश्चन देखना है। तो रीड करते हैं और सॉल्व करते हैं। सवाल को कहता है, ऑन 1 जनवरी 2008 एनटीटी पी इशू ऑफ 5 year बॉन्ड एट पार वैल्यू ऑफ 3 लाख एंड एनुअल फिक्स कूपन रेट ऑफ 9% व्हेन कार्बोर इज 6%. Therefore, spread on account of credit risk of P is 3%, that is 9 minus 6%. एक कंपनी हमारे पास एनटीटी पी के नाम से 1 जनवरी 2008 पे कंपनी ने 5 साल की लाइफ का एक बॉन्ड इशू किया। 3 लाख इसकी फेस वैल्यू है और कूपन रेट फिक्स रखा 9% का। अच्छा, कंपनी इस बॉन्ड पे कूपन ऑफर कर रही है 9% का, जबकि कार्बोर 6% है। अब 6% कार्बोर का मतलब है कि आपकी इकोनॉमी में, आपके मार्केट में इंटरेस्ट डिफॉल्ट फ्री रेट चल रहा है, रिस्क फ्री रेट चल रहा है 6%। यानी कि 6%, अगर आप गवर्नमेंट को भी लोन दो तो गवर्नमेंट भी आपको 6% का रिटर्न दे देगी, और गवर्नमेंट का लोन एक डिफॉल्ट फ्री, डिफॉल्ट रिस्क फ्री लोन है। आपकी कंपनी को अगर कोई लोन दे रहा है तो ऑब्वियसली वो टाइम वैल्यू ऑफ मनी के अगेंस्ट भी और कुछ ना कुछ डिफॉल्ट रिस्क बर्दाश्त कर रहा है, तो ओवर एंड अबव भी कुछ रिटर्न एक्सपेक्ट करेगा। तो कार्बोर चल रहा है 6% और आपने 9% के फिक्स कूपन पे लोन इशू किया। यानी कि आपकी क्रेडिट की वजह से, आपकी क्रेडिट रिस्क की वजह से जो स्प्रेड चार्ज किया गया वो एडिशनल 3% का चार्ज किया गया, दैट इज 9 minus 6%. द लायबिलिटी इज डेजिग्नेटेड एट फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस, और इस लायबिलिटी को हमने फेयर वैल्यू थ्रू पेनल कैटेगरी में क्लासिफाई किया। On 31st December 2008, Tibor has moved to 5%, and the credit rating of the company has also improved, due to which spread has also decreased to 2.5%. पहले साल के आखिर में 31 दिसंबर 2008 पे जो काइबोर है वो 6% से कम होकर 5% हो गया, और आपकी कंपनी का क्रेडिट रिस्क इंप्रूव हुआ, क्रेडिट रिस्क कम हुआ, जिसकी वजह से जो 3% का स्प्रेड डे 1 पे रखा गया था, ये स्प्रेड भी 3% से कम होकर 2.5% हो गया। अब हमसे कहता है कि जनरलाइज ऑफ ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ द एनटीटीपी फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2008, हमें पहले साल की जनरल एंट्रीज बनानी है। तो सबसे पहले तो मैं इस लायबिलिटी के कैश फ्लोस प्लॉट कर लेता हूं। देखिए, हमने 5 सालों का एक टाइमलाइन बनाया है। सबसे पहले हमने 1 जनवरी 2008 पे ये बॉन्ड इशू किए 3 लाख रुपए की नॉमिनल वैल्यू पे। तो डे 1 पे हमारे पास 3 लाख रुपए आए होंगे। डे 1 पे हमारे पास 3 लाख रुपए आए होंगे। अब हमने डे 1 पे कूपन रखा है 9% और फिक्स कूपन है, यानी कि हर साल हम 9% के हिसाब से जो भी इंटरेस्ट बनेगा, जो भी कूपन पेमेंट बनेगी वो पे करेंगे। तो 3 लाख का अगर हम 9% कैलकुलेट करें तो ये बनता है हमारे पास 27,000। यानी कि मैंने पहले साल के आखिर में 27,000, दूसरे साल के आखिर में 27,000, तीसरे साल के आखिर में 27,000, चौथे साल के आखिर में 27,000 और पांचवें साल के आखिर में 27,000। इन पांचों सालों के आखिर में 27,000 रुपए का इंटरेस्ट, 27,000 रुपए का कूपन पे करना है। और फाइनली जब 5 साल पूरे हो जाएंगे तो 5 साल के बाद मैं 3 लाख रुपए का लोन रिपेमेंट, 3 लाख रुपए की प्रिंसिपल रिपेमेंट भी कर दूंगा। अब डे 1 पे हमारे पास एक 3 लाख का आउटफ्लो है, और हर ईयर एंड के एंड पे 5 सालों तक हमने 9% के हिसाब से इंटरेस्ट पे करना है। तो इसका मतलब है कि इन कैश फ्लोज का अगर आप आईआरआर कैलकुलेट करें तो वो भी आपके पास 9% ही आएगा, क्योंकि यहाँ पे कोई ट्रांजेक्शन कॉस्ट, कोई प्रीमियम, कोई डिस्काउंट कुछ भी नहीं। अब हम आते हैं जनरल एंट्रीज की तरफ। देखिए, अगर हम जनरल एंट्रीज बनाएं तो सबसे पहले 1 जनवरी 2008 पे कंपनी के पास 3 लाख रुपए आए, तो कंपनी ने कैश डेबिट 3 लाख रुपए और फाइनेंशियल लायबिलिटी फेयर वैल्यू थ्रू पीनल क्रेडिट, इन्होंने में सवाल में स्पेसिफिकली बताया है कि हमने इस फाइनेंशियल लायबिलिटी को फेयर वैल्यू थ्रू पीनल मॉडल में रखना है। तो कैश डेबिट और फाइनेंशियल लायबिलिटी फेयर वैल्यू थ्रू पीनल हमने क्रेडिट कर दिया। फिर इसके बाद पहले साल का आखिर आया 31 दिसंबर 2008। अब 31 दिसंबर 2008 पे हमें पहले साल की आखिर का कूपन पे करना है, अपनी बुक्स में इंटरेस्ट एक्सपेंस रिकॉर्ड करना है। तो कैश फ्लोस को देखते हुए मैं इंटरेस्ट एक्सपेंस पीनल में डेबिट और कैश क्रेडिट कर देता हूं 27,000 से। मैंने पहले साल के आखिर में, पहले साल के आखिर की कूपन पेमेंट की और अपने पास 27,000 रुपए का इंटरेस्ट एक्सपेंस रिकॉर्ड कर दिया। ये काम करने के बाद हमारे इस लायबिलिटी की, हमारे इस जो भी हमारा बॉन्ड या डिवेंचर, इस लायबिलिटी की कैरिंग वैल्यू 3 लाख की है, क्योंकि जिस पे हमने इसे ओरिजिनली रिकॉर्ड किया था। लेकिन चूंकि हमने इस लायबिलिटी को रखा हुआ है फेयर वैल्यू थ्रू पीनल मॉडल में, तो हमें पहले साल के आखिर में इस लायबिलिटी की फेयर वैल्यू डिटरमाइन करनी पड़ेगी। डेट के केस में आप फेयर वैल्यू कैसे डिटरमाइन करते हो सर? डेट के केस में हम फेयर वैल्यू डिटरमाइन करते हैं कि अगर हम फ्यूचर कैश फ्लोज की डिस्काउंटिंग करें, अगर हम फ्यूचर कैश फ्लोज की प्रेजेंट वैल्यू निकालें यूजिंग द मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट, यूजिंग द मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो हमारे पास किसी भी डेट की फेयर वैल्यू वर्कआउट हो जाती है। मैं पहले साल के आखिर में आ चुका हूं, यानी कि 31 दिसंबर 2008 पे आ चुका हूं। 31 दिसंबर 2008 पे ये वाला कैश फ्लो एक्सपायर हो चुका है, ये वाला कैश फ्लो हम ऑलरेडी पे
कर चुके हैं। अगर मुझे 31 दिसंबर 2008 पे इस लायबिलिटी की फेयर वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा कि 31 दिसंबर 2009, 31 दिसंबर 2010, 31 दिसंबर 2011 और 31 दिसंबर 2012, इन चारों फ्यूचर कैश फ्लोज की डिस्काउंटिंग करनी पड़ेगी मार्केट इंटरेस्ट रेट से। इन चारों फ्यूचर कैश फ्लोज की डिस्काउंटिंग करनी पड़ेगी मार्केट इंटरेस्ट रेट से। आपसे सवाल में ये कहता है कि 31 दिसंबर 2008 में काइबोर 6% से कम होकर 5% हो गया और आपकी कंपनी का क्रेडिट रेटिंग इंप्रूव होने की वजह से जो स्प्रेड है वो 2.5% हो गया है। यानी कि अगर मैं 31 दिसंबर 2008 पे मार्केट में लोन लेने के जाऊं, अगर मैं 31 दिसंबर 2008 में मार्केट में नया लोन लेने के जाऊं, तो टाइम वैल्यू के हिसाब से 5% का मुझे इंटरेस्ट ऑफर करना पड़ेगा और अपनी कंपनी के क्रेडिट रिस्क को देखते हुए मुझे 2.5% का स्प्रेड ऑफर करना पड़ेगा, यानी कि 5 प्लस 2.5%, तो ये आ गया 7.5%। ये आ गया 7.5%। यानी कि अगर आप 31 दिसंबर 2008 पे नया लोन मार्केट से लेने जाएंगे ना, तो वो आपको 7.5% पे इजीली मिल जाएगा। अब मैं तो लोन ऑलरेडी लेकर आ चुका हूं जिसपे मैंने 9% का इंटरेस्ट, 9% का कूपन फिक्स कर दिया है। इस एग्जिस्टिंग लोन की अगर मैं मार्केट वाली फेयर वैल्यू कैलकुलेट करना चाहूं, तो मुझे क्या करना पड़ेगा कि सर मैं इन्हीं कैश फ्लोज की डिस्काउंटिंग करूंगा यूजिंग द मार्केट रेट दैट इज 7.5%। तो मैं एक प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट कर लेता हूं। प्रेजेंट वैल्यू 7.5% का इंटरेस्ट रखकर मैं इन फ्यूचर कैश फ्लोज की डिस्काउंटिंग करता हूं। तो जब आप इन फ्यूचर कैश फ्लोज की डिस्काउंटिंग करेंगे यूजिंग दी मार्केट इंटरेस्ट रेट ऑफ 7.5%, तो आपके पास प्रेजेंट वैल्यू आएगी 315072। 315072 आपके पास प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी, यानी कि 31 दिसंबर 2008 पे, 31 दिसंबर 2008 पे इस लायबिलिटी की आपके पास फेयर वैल्यू आ गई। प्रेजेंट वैल्यू एट प्रेजेंट वैल्यू फ्यूचर कैश फ्लोज एट मार्केट रेट आ गया 3,15,072 रुपए। हमारी बुक्स में ये लायबिलिटी आ रही है 3 लाख रुपए पे, फेयर वैल्यू इसकी 3,15,000 है, यानी कि लायबिलिटी की फेयर वैल्यू बढ़ गई है। अब लायबिलिटी की फेयर वैल्यू बढ़ने का मतलब है कि आपको फेयर वैल्यू में लॉस हुआ है। लायबिलिटी की फेयर वैल्यू बढ़ने का मतलब है कि आपको लायबिलिटी की फेयर वैल्यू में लॉस हुआ है। यानी कि 31 दिसंबर 2008 पे अगर मुझे अपनी लायबिलिटी की फेयर वैल्यू बढ़ानी है, तो मैं अपने पास फाइनेंशियल लायबिलिटी फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल क्रेडिट करूंगा। कितने से? सर फेयर वैल्यू है 3,15,072 और हमारी बुक्स में कैरिंग वैल्यू है 3 लाख रुपए। तो हमारी लायबिलिटी इन टोटलिटी इंक्रीज होगी 15,072 रुपए से। अब चूंकि ये फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल है, तो आम आदमी सारा का सारा फेयर वैल्यू का लॉस पीएनएल में रिकॉग्नाइज हो जाना चाहिए। लेकिन अगर आप इसका थोड़ा सा डिटेल पोस्टमार्टम करें, तो ये जो रेट चेंज हुआ है, 9% का रेट 7.5% आया है, इसमें दो चीजों का इंपैक्ट है। एक तो इंपैक्ट ये है कि काइबोर एक तो इंपैक्ट ये है कि काइबोर 6% से चेंज होकर 5% हो गया। सेकेंडली, आपके क्रेडिट रिस्क की वजह से जो स्प्रेड है वो भी 3% से चेंज होकर 2.5% हो गया है। यानी कि ये जो हमने 15,072 रुपए का फेयर वैल्यू का इंक्रीज कैलकुलेट किया है, इसमें कुछ इंपैक्ट काइबोर के चेंज की वजह से है और कुछ इंपैक्ट हमारे क्रेडिट रिस्क, हमारे स्प्रेड के चेंज होने की वजह से। हमें मालूम है कि अगर फाइनेंशियल लायबिलिटी फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल हो, तो लायबिलिटी की फेयर वैल्यू का वो चेंज जो कि काइबोर की चेंज, जो कि मार्केट रेट की चेंज की वजह से आ रहा है, वो लायबिलिटी की फेयर वैल्यू का प्योर चेंज है जो कि पीएनएल में रिकॉर्ड होगा। लेकिन लायबिलिटी की फेयर वैल्यू का वो चेंज जो कि हमारी कंपनी के क्रेडिट रिस्क के चेंज होने की वजह से आ रहा है, उसे हम पीएनएल में नहीं बल्कि ओसीआई में रिकॉर्ड करते हैं। अब सवाल यहाँ ये क्रिएट होता है कि ये जो 15,000 का टोटल फेयर वैल्यू का चेंज आया है, इसको हम किस तरह से बाइफरकेट करें कि कितना काइबोर का चेंज है और कितना स्प्रेड का चेंज है। इसका एक बड़ा ही आसान सा तरीका, बड़ा आसान सा ही जुगाड़ है। हम ये कर सकते हैं कि अगर हम काइबोर को चेंज करें और स्प्रेड को चेंज ना करें, अगर हम काइबोर को चेंज करें और स्प्रेड को चेंज ना करें, तो हमारे पास फेयर वैल्यू का वो चेंज आ जाएगा जो कि प्योरली काइबोर के चेंज की वजह से आ रहा है। क्या कह रहा हूं मैं कह रहा हूं कि अगर मैं इन्हीं कैश फ्लोज की दोबारा से डिस्काउंटिंग करूं और काइबोर को चेंज कर दूं, काइबोर ओरिजिनली 6% था, अब चेंज होकर 5% हो गया है, तो हम काइबोर 5% लेते हैं और स्प्रेड को चेंज ना करें। स्प्रेड ओरिजिनली 3% था, चेंज होकर 2.5% हो गया, लेकिन इसे हमें 3% ही रहने दें, तो 5 + 3 ये हो जाएगा 8%। यानी कि मैं इन कैश फ्लोज की डिस्काउंटिंग करता हूं यूजिंग द 8% इंटरेस्ट रेट। पहले मैं प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट कर लेता हूं।
जब आप 8% से इन फ्यूचर कैश फ्लोज की डिस्काउंटिंग करेंगे, जब आप 8% के रेट से इन फ्यूचर कैश फ्लोज की डिस्काउंटिंग करेंगे, तो ये आपके पास आएगा 3,09,936, 3,09,936। यानी कि बताने का मकसद ये है कि हमारी लायबिलिटी की कैरिंग वैल्यू 3 लाख से बढ़कर इन टोटलिटी 3,15,000 हो गई, जिसमें काइबोर का चेंज भी है, स्प्रेड का चेंज भी है। फिर मैंने एक प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट की, जिसमें मैंने सिर्फ काइबोर चेंज किया, स्प्रेड चेंज नहीं किया। तो हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू कितनी है? 3,09,936। यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि 3 लाख से 3,09,936 का जो सफर है, 3 लाख से 3,09,936 का जो सफर है, ये काइबोर के चेंज की वजह से आया है। ये आपका पीएनएल में रिकॉर्ड होगा। और 3,09,936 से लेकर 3,15,072 तक का जो डिफरेंस है, सफर है, ये आपका स्प्रेड चेंज होने की वजह से आया है, जो कि आपका ओसीआई में रिकॉर्ड हो रहा होगा। तो हमारे पास जो टोटल 15,072 का फेयर वैल्यू लॉस आया, इसको मैं बाइफरकेट कैसे कर रहा हूं? एक हमारे पास फेयर वैल्यू लॉस है जो कि पीएनएल में रिकॉर्ड होगा, जो कि कार्बोर के चेंज की वजह से है। वो कितना है? 9,936। ये मैंने कैसे कैलकुलेट किया है सर? ये मैंने कैलकुलेट किया है 3,09,936 माइनस 3 लाख। और फिर हमारे पास लायबिलिटी की फेयर वैल्यू में चेंज या लायबिलिटी की फेयर वैल्यू में लॉस, जो हमारी क्रेडिट रिस्क चेंज होने की वजह से आया है, वो कितना है सर? वो है हमारे पास 3,15,072 माइनस 3,09,936। इसको मैं कैलकुलेट कर लेता हूं। 315,072 माइनस 309,936, तो ये आ गया हमारे पास 5136, 5136। तो टोटल जो हमारे पास 15,072 का लॉस आया, इसे मैंने काइबोर के चेंज और स्प्रेड के चेंज में बाइफरकेट किया। काइबोर का चेंज 9,936 था, जो कि पीएनएल में रिकॉर्ड हुआ। स्प्रेड का चेंज 5,136 था, जो कि ओसीआई में रिकॉर्ड किया। अगर कोई ये सोच रहा है कि सर हमारी तो क्रेडिट रिस्क इंप्रूव हुआ था, हमारी तो क्रेडिट रेटिंग इंप्रूव हुई थी और हमारा स्प्रेड भी कम हुआ था, तो फिर हमें लॉस क्यों आ रहा है? इसका रीजन मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं कि अगर आपकी कंपनी के हालात बेहतर हो गए, तो इसका मतलब है कि अगर आप आज मार्केट में लोन लेने चाहोगे, तो आपको रिड्यूस इंटरेस्ट रेट पे लोन मिल जाएगा, आपको ज्यादा बेनिफिशियल इंटरेस्ट रेट पे लोन मिल जाएगा। लेकिन आप लोन पहले ही लेकर आ चुके हो। अब जो लोन हमने पहले महंगे रेट पे ले लिया, उस पर हमें नुकसान हो गया। चूंकि हमारी कंपनी के हालात बेहतर हो रहे हैं और हम पहले महंगा लोन लेकर आ गए, तो हमारा जो पहले वाला लोन है, उस पर हमें लॉस हुआ है, और ये इस वजह से आपको फेयर वैल्यू का लॉस दिखाई दे रहा है। तो ये हमने फेयर वैल्यू के लॉस को बाइफरकेट किया, जो कार्बोर के चेंज की वजह से था उसे पीएनएल में, जो हमारे स्प्रेड के चेंज की वजह से था उसे ओसीआई में रिकॉर्ड किया। तो आई होप कि सवाल मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर सका हूं। आज के इस लेक्चर को यहीं तक रखते हैं। थैंक यू।